हम बता देंगे, क्वेश्चन को बीच में ही बता देंगे। पहले क्वेश्चन ही बता दें। चलिए क्वेश्चन ही बता देते हैं, एक एक क्वेश्चन कर करके बोलिएगा। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन कुछ है? बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसके बारे में दो एक एक बात बोल करके इसको हम आंसर लिखवा रहे हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया? लॉर्ड कर्जन। कब किया है? डेट 1905 सब लोग बताएगा। चलिए 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ये बेसिकली हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए था, इसलिए बिहार के लोगों ने 16 अक्टूबर 1905 को ही एक दूसरे को राखी बांध करके और जो है कि एकता को प्रस्तुत किया कि हम दोनों लोगों को संगठन के रूप में या एकता के रूप में कोई तोड़ नहीं सकता है। और उसके बाद बिहार के जो गंगा के किनारे स्थित जिले थे, हजारों लोगों ने उपवास रखा और गंगा में स्नान किया कि हमारे लिए किसी पाप से कम नहीं है। राइट आंसर 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन। इसी के ठीक एक साल बाद 1906 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, हाँ, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना फरवरी 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वी प्रसाद द्वारा। फरवरी 1906 श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वी प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वी प्रसाद हैं? किसके अध्यक्ष? श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वी प्रसाद। हो गया? प्रश्न जितना है उतना पहले उसको देखेंगे। चलिए, बिहार कांग्रेस कमेटी की स्थापना नवंबर 1908 में, नवंबर 1908 सोनपुर मेला में। नाम सुना ना सोनपुर मेला का? सोनपुर मेला में प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। अगला, बिहार में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1912 में, दिसंबर 1912 में पटना जिले के बांकीपुर में, यही बांकीपुर, पटना जिले के बांकीपुर में अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर, अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर। उसमें और भी कुछ था, स्वागतकारिणी भी है। अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर, रघुनाथ नारायण माधुलकर पूरा नाम है इनका। हो गया? पटना विश्वविद्यालय अधिनियम सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में सर शंकरण नायर द्वारा, सर शंकरण नायर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सर शंकरण नायर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हो गया? स्थापना इसकी हुई थी अक्टूबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में। चलिए, बिहार में होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916। संबंधित नेता का नाम हसन इमाम, मजहरुल हक, मजहरुल हक, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा,
सचिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, हसन इमाम मजहरुल हक, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सरफराज हुसैन खां, सरफराज हुसैन खां, सरफराज हुसैन, बोलिए। हाँ, जी, हाँ। अरे आज सुनिए ना, आज और कल अपना काम करना लीजिए, उसके बाद जो क्या अस्थिर आप हमसे बात कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक। हो गया। अगला क्या है? हो गया, चलिए अब हेडिंग दिया जाए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हो गया। चंपारण सत्याग्रह नाम सब लोग सुने होंगे बड़े अच्छे ढंग से। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ लिया जाए ताकि बड़े सिस्टमेटिक वे में याद हो जाए। तो हम 10, 12, 15 क्वेश्चन लिखवा सकते हैं जिससे कि बाहर प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन फिर रटने वाला बात हो जाएगा, तो वैसा हम नहीं चाह रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह से पहले यहां पर जरा बात करेंगे हम लोग तो दो चीजें। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह तो पहला नोट नहीं करेगा कोई समझना है। एक होगा चंपारण में नील की कृषि, चंपारण में नील की कृषि एवं किसानों की समस्या, किसानों की समस्या, एक चैप्टर ये हो जाएगा। दूसरा चैप्टर ये हो जाएगा चंपारण में गांधी जी का आगमन, चंपारण में गांधी जी का आगमन, यानी चंपारण सत्याग्रह से पहले यह पढ़ना काफी जरूरी है। आखिर सत्याग्रह क्यों हुआ? सत्याग्रह संबंधित है किस खेती से? नील की खेती से। चलो भाई, नील की खेती से समस्या क्या था? तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नील की कृषि चंपारण में ही क्यों, सारण में क्यों नहीं? तो इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर मैपिंग में देखेंगे। देखिए, ये यहां पर एक सोमेश्वर श्रेणी है। कौन है? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का पूर्वी भाग है। ये ज्योग्राफी हो गया बिहार का। और सोमेश्वर श्रेणी के नाम से लोकल स्तर पर इसको जानते हैं। और सोमेश्वर श्रेणी के जो निचले भाग में मिट्टी मिलती है इसको कहते हैं पिडमोंट मिट्टी। कौन मिट्टी? पिडमोंट मिट्टी। ये काफी कठोर होती है और इसमें थोड़ा सैलिनिटी यानी लवणता ज्यादा पाया जाता है, जो नील के कृषि के लिए सबसे आदर्श मिट्टी है। इसके बाद जब आगे जाएंगे तो ये पूरा फ्लैट इन द सेंस यहां पर तराई मिट्टी है यानी दलदली मिट्टी है। फिर यहां पर भी नील के कृषि का कोई संभावना नहीं है। अब जरा बात आ जाएंगे तो ये दार्जिलिंग वाला क्षेत्र और ये पश्चिम बंगाल, तो यहां पर भी जो है कि थोड़ा पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है दार्जिलिंग क्षेत्र में। और ये पड़ गया पश्चिम बंगाल में, जो जिला का नाम है यशोहर और नादिया। नाम सुने होंगे आप लोग नादिया का। तो नादिया और यशोहर जिले में भी नील की कृषि की जाती थी और पश्चिम चंपारण में भी नील की कृषि की जाती थी। ये पश्चिम चंपारण में नील की कृषि जब हो रही थी तो कुछ व्यापारी आकर के अपना कोठी स्थापित कर दिए। तो बिहार में पहली बार, जगह का नाम है बारा नजदीक है रामनगर के। रामनगर बेतिया क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिम चंपारण से जो संबंधित होंगे वो जानते होंगे। बारा में पहली बार 1813 में कर्नल हिक्की, क्या नाम था उसका? कर्नल हिक्की ने एक अपना कोठी स्थापित किया। कोठी किस चीज का था? तो नील की कृषि और व्यापार का, यानी नील के व्यापार से संबंधित था। तो पहली बार नील से संबंधित कोठी की स्थापना
कौन जगह पर, किस वर्ष, किसके द्वारा, कर्नल हिक्की के द्वारा। उसके बाद देखा गया तो काफी बिजनेस बढ़ गया और 1875 तक लगभग सैकड़ों कोठियां स्थापित हो गई बेतिया रामनगर के क्षेत्र में। और ये लोग जो है कि नील की खेती करवाने के लिए दो प्रकार का जो है कि पद्धति चुना। कौन? अंग्रेज सब। पहला पद्धति का नाम था जीरात। क्या नाम था? जीरात। दूसरा पद्धति का नाम था आसामी बार। आसामी बार। अब जीरात और आसामी बार क्या था, इसको जरा समझेंगे। जीरात के तहत भाड़े पर जमीन लेकर, किसी पर भाड़े पर जमीन लेकर, और जीरात के तहत से एक व्यक्ति को बोला कि यू यानी तुम रहोगे, तुम्हारा ही हल रहेगा, तुम्हारा ही बैल रहेगा, सालों भर तुम हमारे लिए काम करो। अंग्रेज जो नील व्यापारी था अंग्रेज, वो भाड़े पर जमीन ले लिया जमींदार से और लोकल लोगों को कहा कि तुम स्वयं, तुम्हारा ही हल, तुम्हारा ही बैल और सालों भर मेरे लिए काम करते रहो तुम। अब जरा आ जाएंगे आसामी बार। आसामी बार में अब जरा सा दो शब्द आएगा। एक शब्द आएगा रैयत। कौन शब्द आएगा? रैयत। रैयत मतलब किसान। किसानों को कहा जो है कि अंग्रेजों ने कि आप स्वयं अपने खेत में खेती करिए हमारे लिए और हम आपका नील खरीदेंगे और उसके बदले में आपको पैसा देंगे। तब पहला जो है कि काफी फेमस, बिल्कुल जान पहचान आपसे होगा, इसका नाम सुने होंगे। कौन? तिनकटिया। इसमें अंग्रेजों ने नियम लगा दिया कि अगर किसी व्यक्ति का 20 कट्ठा जमीन है, अर्थात 1 बीघा जमीन है, तो मेरे लिए एकदम अनिवार्य कर दीजिए कि 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना ही होगा। ये क्या कहलाया? तिनकटिया पद्धति। किसानों को इससे भी दिक्कत नहीं थी। जब किसानों को इससे दिक्कत नहीं थी तो किससे प्रॉब्लम थी? अगर नील का खेती किया गया और उत्पादन हो गया तो बिना किसानों से पूछे स्वयं हम अपना जो है कि रेट लगा देते थे और रेट होता था बहुत कम, यानी सिर्फ 6.5 रुपया प्रति एकड़। कितना? 6.5 रुपया प्रति एकड़। चलो इससे भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे। अब नील का खेती या उत्पादन किसी कारणवश नहीं हो पाया तो अंग्रेजवा सब किसान पर भारी जुर्माना लगाता था कि हुआ क्यों नहीं, तुम्हारे चलते हमारा व्यापार डिस्टर्ब हुआ और व्यापार में लॉस हुआ। यह परेशानी थी कि नहीं हुआ तो फिर हमारी गलती तो है नहीं। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, बारिश नहीं हो रही है, हो रही लग रहा है सावन है? बिल्कुल नहीं। सावन पर कई वो गाना बना, सावन करे फुहार झमझम पता नहीं क्या क्या, इसका बहुत सारा गाना। खैर छोड़िए इसको। अब जरा, हाँ बहुत सारा गाना सावन पर बारिश पर है। ये होता था 25 से 30 वर्ष के लिए। किस चीज के लिए? 25 से 30 वर्ष के लिए। चलिए एक रास्ता है कि हम नील का खेती नहीं करेंगे, ये मना कर दिए। तो ये कौन पद्धति है? तिनकटिया पद्धति। ये मना कर दिया, अजीज आ गए कि एकदम उत्पादन नहीं हो रहा, जुर्माना लगा, हम नहीं करेंगे नील की खेती। तब अंग्रेजवा फिर दूसरा दबाव बना रहा है कि नहीं करोगे तो ये पूरा जमीनिया हमको दे दो, और जब तक तुम हमारा टैक्स मालगुजारी नहीं चुका पाओगे तब तक जो है कि हम तुमको जमीन नहीं छोड़ेंगे। और ये पद्धति क्या कहलाया? कुरतौली पद्धति। कौन पद्धति? कुरतौली पद्धति। उसके बाद दूसरे जो है कि प्रदेश के लोगों को बुला करके और उसके जमीनिया में खेती करवाता था और कहता था कि सारा नील हमको बेच दो। और इस पद्धति को एक अलग नाम दिया गया जिसका नाम था खुस्की पद्धति। कौन पद्धति? खुस्की पद्धति। सबसे ज्यादा फेमस कौन पद्धति? तिनकटिया पद्धति। लगभग प्रश्न में पूछता है कि तिनकटिया का मतलब क्या होता है, तो 3/20 कि 20/3? 3/20। 20 क्या है? 20 कट्ठा जमीन पूरा, इसमें कई कट्ठा पर? 3 कट्ठा पर आपको खेती करनी पड़ेगी। ये तमाम चीजें जब चलती रही, पूरा क्षेत्र में जो है कि एकदम हाहाकार मच गया कि एकदम अंग्रेज सब बड़ा दूसरे तरीके से पेश आ रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से। तब जो है कि क्या हुआ कि सबसे पहले जरा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले और यशोहर जिले के किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? नील का खेती जो करवाने के लिए विवश करता था उसको कहा गया नीलहा गोरा। क्या कहा गया? नीलहा गोरा। गोरा मतलब अंग्रेज, जो करवाता था नील की खेती, नीलहा गोरा। अब जब इन्होंने पहली बार जो है कि विद्रोह प्रदर्शन किया, तब 1859 में एक समाचार पत्र है हिंदू पैट्रियाट। कौन पैट्रियाट? हिंदू पैट्रियाट। सब लिखवाएंगे हम। हिंदू पैट्रियाट के लेखक में लिखे थे जो है कि हरीश चंद्र मुखर्जी। पेपर का क्या नाम था? हिंदू पैट्रियाट। लेखक का क्या नाम था? हरीश चंद्र मुखर्जी। तब पहली बार नीलहे गोरों के अत्याचार के बारे में हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र में हरीश चंद्र मुखर्जी ने उनके अत्याचारों को उजागर किया। तब लोगों को पता चला कि नील की खेती करवाने वाले लोग इतने भी अत्याचार कर रहे हैं। तब उस लेख के आधार पर बंगाल के बहुत ही फेमस उपन्यासकार, जिनका नाम था दीनबंधु मित्र, क्या नाम था? दीनबंधु मित्र, इन्होंने एक नाटक लिखा और नाटक लिख करके 1860 में इसको लोगों के सामने मंच पर प्रस्तुत किया कि कैसे किसान को अंग्रेज सब अत्याचार कर रहा है, और इस नाटक का नाम दिया गया नील दर्पण। दर्जनों बार बीपीएससी इसको पूछा हुआ है। ठीक है, तब बंगला नाटक था। कौन? नील दर्पण। लेखक कौन? दीनबंधु मित्र। कब प्रस्तुत किया गया? 1860 में। लेकिन इसको जो बंगाली जानेगा वही जान पाएगा। तब दीनबंधु ने अपने मित्र मधुसूदन दत्त से कहा, मधुसूदन दत्त से कहा कि आप इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद कर दें। तब मधुसूदन दत्त ने 1861 में नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया और देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग नीलहे गोरों के अत्याचार के बारे में जाने। जब नादिया और यशोहर जिला के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, तब चंपारण के किसानों में भी एक जागरूकता आई कि अपने अधिकार के लिए हम लोग को भी लड़ना चाहिए। तब 1867 में पहली बार, 1867 में पहली बार बिहार के चंपारण जिले के जोकेतिया गांव के लोगों ने, कौन गांव? जोकेतिया गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन निरंतर चलते गया। जब निरंतर चलते गया तब जो है कि ऊपर स्तर का सरकार के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, चंपारण और यशोहर नादिया के बारे में। तब 1908 में सरकार ने डब्ल्यू.जी. गोरले के नेतृत्व में एक समिति गठित किया। डब्ल्यू.जी. गोरले अंग्रेज है जो चंपारण का मजिस्ट्रेट रह चुका था, इसलिए लोकल चीजों को जानता था वो। और 1908 में डब्ल्यू.जी. गोरले आता है बिहार चंपारण में और देखता है तो वो किसानों के पक्ष में अपना निर्णय देता है। कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। उसने सरकार को 3 प्रकार का सिफारिश किया। पहली बार, पहला ये कि चंपारण में नील की खेती बंद कर दी जाए, पहला। दूसरा, चंपारण में अगर कुछ किसान नील की खेती करना चाह रहे हैं तो बहुत कम पैसा मिल रहा है उनको। कै रुपया दे रहे थे? याद है? किधर 6.5 रुपया लिखे थे हम? चलो याद हो गया ना, 6.5 रुपया ये है, 6.5 रुपया। तो उसने इसको सिफारिश कर दिया कि इसको बढ़ाया जाए। और तीसरा सिफारिश किया कि जो लोग अगर नील की खेती कर रहे हैं, अगर नील का उत्पादन नहीं हो रहा है तो जुर्माना नहीं लगाया जाए। सरकार ने डब्ल्यू.जी. गोरले के समिति को मान करके और यह फरमान जारी कर दिया कि प्रति एकड़ 6.5 रुपया नहीं, सबसे पहले तो नील की खेती बंद करो, सबसे पहले तो बंद कर दीजिए आप। नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनका रेट बढ़ाइए। तो इसको जो है कि 13.5 रुपया प्रति एकड़ कर दिया गया। कितना? 13.5 रुपया प्रति एकड़ कर दिया गया। और जो लोग नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे उनको कोई दबाव नहीं दिया जाने लगा। दूसरी बात, अगर उत्पादन नहीं होगा तो जुर्माना भी अब नहीं लगेगा। ठीक है, अब जरा बात करेंगे, यहां पर अंग्रेज सारा बात मान गया, लोकल नीलहा गोरा जब मान गया तो जरा सा इसको देखेंगे हम लोग। अब जरा ध्यान रखेंगे, समय समय पर जब किया जा रहा था आंदोलन किसानों के द्वारा, किसानों
के द्वारा जब समय समय पर आंदोलन किया जा रहा था, इसी बीच में चंपारण, पश्चिम चंपारण वर्तमान में ये गांव का नाम मुरली भरावा, कौन गांव? मुरली भरावा के अनपढ़ लेकिन सम्मानित, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। अब ये कैसे आते हैं इस चीज का जरा ध्यान रखेंगे। नील की खेती चल रही है कि प्रतिबंधित हो गई? पूरी तरह से नहीं। अब जरा ध्यान रखेंगे, किसान नंबर ए, किसान नंबर बी। किसान नंबर ए कह रहा है कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, ई कह रहा है हम करेंगे। अब ये 20 कट्ठा जमीन पर कितना कट्ठा पर नील की खेती हो रहा था? अब तो ई नहीं कर रहा है, ई 3 कट्ठा पर नील की खेती कर रहा है। अब 3 कट्ठा पर नील की खेती नहीं कर रहा है, इसका मतलब 20 कट्ठा पर ये जो है कि गन्ना की खेती करेगा या धान की या गेहूं की। इसको जो है कि नहर से पानी भेजा जाएगा कि ले लो पानी। क्लियर है? अब जरा आ जाएंगे यहां पर, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो 3 कट्ठा पर नील की खेती, बाकी 17 कट्ठा पर फिर धान गेहूं मक्का गन्ना। अब इसको भी पानी दिया जाएगा, तो इससे प्रति बीघा 1 रुपया सिंचाई लिया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए नील की खेती कर रहा है, तो इसके साथ हमारी सिंपैथी हो गई। इसको 3 रुपया प्रति बीघा दिया जाएगा, मतलब बदला निकाल रहे हैं कि तू करेगा कहे नहीं। तो कुछ लोग दबाव में फिर करने लगते थे। तब राजकुमार शुक्ल आते हैं और कहते हैं, और इस बात का पता 1913 में दैनिक बिहार नामक समाचार पत्र में निकलता है। तब जो है कि राजकुमार शुक्ल एक छोटा सा संगठन बनाते हैं और कहते हैं कि तू ले रहा है अलग अलग पानी का खर्चा, या तो तुम लो 1 रुपया पैन खर्चा और नहीं तो 3 रुपया पैन खर्चा। अलग अलग पैन खर्चा नहीं चलेगा। पैन मतलब पानी, पानी मतलब सिंचाई का खर्चा। अब इसी बीच राजकुमार शुक्ल फेमस हो जाते हैं और अगली सीरियल की तरह इसको देखेंगे अगली स्लाइड में। जितना चीज देखें उसको पहले नोट करेंगे, ठीक है? उसके बाद का पार्ट और इंटरेस्टिंग है, ठीक है? नागिन जंगल में घिरा गई है, वो सीरियल आता है नागिन। ये सीरियल है कि कई बार नागिन पैदा हुई, नागिन 1, नागिन 2, नागिन कई चल रहा है अभी? नागिन 5, अच्छा नागिन 7, देखिए देख रहे हाँ, नागिन 7। और नहीं, सच्चाई है महिलाओं का, यहां तक कि मेरे माता जी का भी एक बार याद है सीन, हमको डांट पड़ा था बड़ी भयानक। एगो कोई आता था सीरियल जिसमें संध्या थी, दिया बाती, अच्छा चलिए दिए बाती था। अब संध्या एरोप्लेन में जो है कि किडनैप हो गई थी, और वो सीन ये 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं, और हम घर गए थे। घर जाते हैं तो थोड़ा सा हमको खाने पीने का चीज का मन करे, यही लगभग समय था। माता जी, भाभी, बहन सब लोग देख रहा है एकदम डूब के, ठीक है? तो हम भी थोड़ा सा भी बदमाशे हैं। बदमाश इन द सेंस कि ये सब नौटंकी लगता है, जो आंख में आंसू लोग गिराता है। कल एक इंटरव्यू ले रहे थे, ऑडिटर का इंटरव्यू चल रहा है, बीपीएससी ऑडिटर, नाम सुने? उसका इंटरव्यू 1 अगस्त से स्टार्ट है। एक लड़की जो है कि इंटरव्यू दे रही थी, और हैंडल हम लोग 4-5 लिखते हैं, हमारा ही बोर्ड था। उससे एक ही बात हम पूछे कि अगर जो है कि आपकी शादी हो गई और आप जॉब कर रहे हैं, तो ऑडिटर का जॉब ग्रामीण क्षेत्र में करना है, और आपके परिवार वाले लोग खास करके जो है कि सास ससुर आपको ग्रामीण क्षेत्र में जॉब करने के लिए नहीं लेना जा रहे हैं, और आपके हस्बैंड भी आपके परिवार का सपोर्ट किए। बाई गॉड बता रहे हैं जितना घटना हुआ है कल लगभग 12 बजे के आसपास दिन में। बोले कि आपको 2 चीज चुनना है, या तो जॉब या तो परिवार। तो बोली कि सर हम तो समझाएंगे कि हमको जॉब करने दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले कि नहीं, अगर आपके हस्बैंड बोल दिए कि या तो मुझे चुनो और नहीं तो जॉब को, बाई गॉड बता रहे मां कसम वो भुकर भुकर रोने लगी पूरा। उसको तो एक महिला थी हम लोग के बोर्ड में, वो जाकर के पानी वगैरह पिलाई और आंसू वगैरह पोछी। 10 मिनट माहौल खराब हो गया। तो महिलाओं का आंसू बड़ी जल्दी निकल जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जिसका आंसू बड़ी जल्दी निकल जाए वो दिल का बड़ा सॉफ्ट और साफ दिल का होता है। देखिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। पहला बार जब बात बोले तो इन लोग को बुरा लगा कि सर कैसे कह रहे हैं कि आंसू निकल जाता है। इसी में दूसरा बात ऐड कर दिए
तो बड़ा अच्छा लगा। खैर होता ही यही चीज, लेकिन इसका भी मतलब ही नहीं है कि पुरुष को आंसू नहीं निकलता। पुरुष में इतना शक्ति होता है कि आंसू निकलता है, लेकिन दबा लेता है ताकि पुरुष के आंखों से आंसू निकल जाए और उसकी पत्नी उस आंसू को देख लेगी तो पत्नी को फिट भी मार सकता है, बेहोश वगैरह हो सकती है वो, इसलिए पुरुष आंसू निकालना नहीं चाहता। चलिए, कौन लास्ट? अच्छा हाँ, लास्ट वाला बात। तो माता जी को जा करके पीछे से, आप लोग भी मतलब बहुत, आप लोग भी कम इंटरेस्टेड नहीं है हो। चलिए हाँ, तो माता जी से जाकर के हम बोले, माता जी खाना लगाइए। तो पहले तो ऐसे देखी जैसे लग रहा है कि हम तालिबान के सदस्य हैं। दूसरी बार में जो है कि हम बोले कि खाना लगाइए, हमारे भूख लगा है। बोले कि चुप हो, संध्या वहां किडनैप है, तेरे भोजन का पड़ा है। आंसू पूछ रहा है लोग, हम लोग हे भगवान, वो एक्टिंग कर रही है। तो वही चीज है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, नोट करिए क्या हेडिंग दी। हाँ, हेडिंग दे देंगे, चंपारण सत्याग्रह के नीचे भी एक हेडिंग देंगे और नोट करेंगे चंपारण में नील की कृषि। हाँ, फिर से हेडिंग, चंपारण में नील की कृषि और किसानों की समस्या। चंपारण में नील की कृषि और किसानों की समस्या। चंपारण में नील की कृषि और किसानों की समस्या हो गया। चलिए नोट करेंगे इसमें, चंपारण के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, चंपारण के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी के निचले भाग में, सोमेश्वर श्रेणी के निचले भाग में, सोमेश्वर श्रेणी के निचले भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो नील के कृषि के लिए, जो नील की कृषि के लिए, नील के कृषि के लिए आदर्श मिट्टी है, आदर्श मिट्टी है। इसी कारण, इसी कारण 1813 में, 1813 में पश्चिम चंपारण के बारा में, पश्चिम चंपारण के बारा में पहली बार नील कोठी स्थापित हुआ। पहली बार नील कोठी स्थापित हुआ, पहली बार नील कोठी स्थापित हुआ। ऑनलाइन लोग भी पढ़ते हैं क्या? क्या नाम है आपका? प्रिंस। तो ऑनलाइन लोग सुनाई दे रहा है ना? चलिए, वो लोग भी हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। हमको नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिखा? अच्छा, कमेंट में हंसने का वो डाल रहा है क्या, इमोजी। चलिए अगला पॉइंट, 1875 तक, 1875 तक बेतिया और रामनगर के क्षेत्र में, 1875 तक बेतिया और रामनगर के क्षेत्र में सैकड़ों कोठियां स्थापित हो गई, सैकड़ों कोठियां स्थापित हो गई, सैकड़ों कोठियां स्थापित हो गई। और नील व्यापारी, और नील व्यापारी स्थानीय लोगों से, नील व्यापारी स्थानीय लोगों से नील की खेती करवाने लगे, नील की खेती करवाने लगे, नील की खेती करवाने लगे, नील की खेती करवाने लगे। अगला पॉइंट, चंपारण में, चंपारण में
दो प्रकार से नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती करवाई जाती थी। नंबर 1 जीरात। नंबर 1 जीरात, ZIRAT, जीरात डैश देकर लिखेंगे इसमें। इसके तहत स्थानीय लोग स्वयं एवं अपने हल बैल के साथ, हल समझ रहे हैं ना, स्वयं एवं अपने हल बैल के साथ नील की खेती करते थे। नील की खेती करते थे, जिसे नील व्यापारी अस्थायी रूप में रख लिया था। जिसे नील व्यापारी अस्थायी रूप में रख लिया था। हो गया। दूसरा आसामी बार। दूसरा आसामी बार हो गया। आसामी बार नोट करेंगे। इसके तहत रैयतों के खेत में ही, ब्रैकेट में किसान लिख लेंगे ताकि दिमाग में रहेगा, रैयतों के खेत में ही नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती करवाई जाती थी, जो 3 प्रकार का होता था। जो 3 प्रकार का होता था। नंबर 1 तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति डैश। इसके तहत किसानों को 1 बीघा, इसके तहत किसानों को 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा जमीन में 20 कट्ठा जमीन में कम से कम 3 कट्ठा जमीन पर, कम से कम 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य कर दिया गया, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा गया। तिनकठिया पद्धति कहा गया। इसी में अगला पॉइंट है, मतलब तिनकठिया में ही लिखेंगे। जब नील का उत्पादन होता था, जब नील का उत्पादन होता था तो नील व्यापारी अत्यंत कम मूल्य देता था। जब नील का उत्पादन होता था तो नील व्यापारी अत्यंत कम मूल्य देता था, और उत्पादन नहीं होने पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। भारी जुर्माना लगाया जाता था। भारी जुर्माना
लगाया जाता था, जिससे किसानों में असंतोष की भावना थी, जिससे किसानों में असंतोष की भावना थी। असंतोष की भावना थी, ब्रैकेट देंगे। 2, 4, 5 साल के लिए होता तो ठीक था। कै साल के लिए था? 25 से 30 वर्ष के लिए, ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे। यह पद्धति 25 से 30 वर्ष के लिए प्रभावी होता था। यह पद्धति 25 से 30 वर्ष के लिए प्रभावी होता था। 25 से 30 वर्ष के लिए प्रभावी होता था, प्रभावी होता था। हो गया। दूसरा नंबर लिखेंगे यहां से, कुर्तौली, कुर्तौली लिखेंगे। इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत रैयत अपना खेत और घर, रैयत अपना खेत और घर, रैयत अपना खेत और घर गिरवी रख देते थे। गिरवी समझते हैं क्या होता है? गिरवी मतलब रख दिए, फिर बाद में हम देंगे तो फिर वापस। इसी को जो है कि गोल्ड लोन कहा गया। अरे गोल्ड लोन तो जानते ही होंगे आप लोग, खैर इसको छोड़िए। क्या लिखे? गिरवी रख देते थे। और जब तक, और जब तक, और जब तक अपना कर नहीं चुका देते थे, अपना कर नहीं चुका देते थे, तब तक उनका जमीन, तब तक उनका जमीन नील व्यापारियों के पास होता था, नील व्यापारियों के पास होता था। हो गया। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है कि किस चीज का कर नहीं चुकाता था किसान। तो यही जो लॉस होता था ना इन लोगों को, तो 85 लाख पाउंड का कर्जा लाद दिया था किसानों पर अंग्रेजवा सब, कि तोरे चलते 85 लाख पाउंड हम कर्ज में डूब गए हैं। ये तो नाटक है सरासर। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा खुशकी। बोर्ड पर खुशकी। नोट करेंगे। खुशकी में पहला मतलब पॉइंट, यह चंपारण में प्रचलित नहीं था, यह चंपारण में प्रचलित नहीं था, और इसके तहत, और इसके तहत, और इसके तहत नील व्यापारी, नील व्यापारी बाहरी लोगों से, बाहरी लोगों से नील की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। हो गया। चलिए नोट पॉइंट लिखा जाएगा, लिखेंगे। नीलहे गोरों के खिलाफ पहली बार, नीलहे गोरों के खिलाफ पहली बार पश्चिम बंगाल में, नीलहे गोरों के खिलाफ पहली बार पश्चिम बंगाल में नादिया और यशोहर जिला के किसानों ने, पहली बार पश्चिम बंगाल में, कौन जिला? नादिया और यशोहर जिला के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। हो गया। ब्रैकेट, नेतृत्वकर्ता दिगंबर कामत,
नेतृत्वकर्ता दिगंबर कामत, दिगंबर कामत, कामत। नोट नंबर 2, निलहे गोरों के अत्याचार पर, निलहे गोरों के अत्याचार पर हरीशचंद्र मुखर्जी ने, हरीशचंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र में, हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र में, हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र में 1859 में एक लेख लिखा था। 1859 में एक लेख लिखा था। 1859 में एक लेख लिखा था। हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट नोट में ही 1860 में 1860 1860 में प्रसिद्ध नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण के माध्यम से, नील दर्पण के माध्यम से निलहे गोरों के अत्याचार को, निलहे गोरों के अत्याचार को, निलहे गोरों के अत्याचार को उजागर किया था, उजागर किया था। अगला पॉइंट 1861 1861 में 1861 में मधुसूदन दत्त द्वारा, मधुसूदन दत्त द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट, अनुवाद किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब बंगाल का था। अब घटना किधर? बिहार में। बिहार में पहली बार बिहार में पहली बार 1867 में 1867 में 1867 में चंपारण के जोकेतिया गांव के लोगों ने, चंपारण के जोकेतिया गांव के लोगों ने, चंपारण के जोकेतिया गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। लास्ट पॉइंट, 1908 में गठित डब्ल्यू.जी. गोरले कमेटी, डब्ल्यू.जी. गोरले कमेटी, डब्ल्यू.जी. गोरले कमेटी ने चंपारण में, डब्ल्यू.जी. गोरले कमेटी ने चंपारण में नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती पर प्रतिबंध लगाने का सिफारिश किया, नील की खेती पर प्रतिबंध लगाने का सिफारिश किया। और इसी के सिफारिश पर
और इसी के सिफारिश पर नील किसानों को प्रति एकड़ ₹13.5 दिया जाने लगा। कितना? ₹13.5 दिया जाने लगा, जो पहले कितना था? जो पहले ₹6.5 था, जो पहले ₹6.5 था, जो पहले ₹6.5 था। हो गया। अभी सारा समस्या एक विकराल रूप ले लिया और राजकुमार शुक्ल अनपढ़ थे, सम्मानित थे। इनके दो मित्र थे, एक ब्रजकिशोर प्रसाद और एक पीर मोहम्मद मुनीस। ब्रजकिशोर प्रसाद जयप्रकाश नारायण के ससुर जी थे। कौन जयप्रकाश नारायण? अरे ब्रजकिशोर प्रसाद को कोई नहीं जानता है तो जयप्रकाश नारायण को तो जानता है ना। तो जयप्रकाश नारायण के ससुर थे ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती देवी से ही जयप्रकाश नारायण का विवाह हुआ था। ये भी एक घटना है जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन में देखेंगे। ब्रजकिशोर प्रसाद कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, राजकुमार शुक्ल के बड़े अच्छे मित्र थे। इनका भी कांग्रेस के बैठक में आना जाना होने लगा। किनका? राजकुमार शुक्ल का। इसी संदर्भ में 16 दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है और वहां पर ब्रजकिशोर प्रसाद के विशेष प्रयास से चंपारण के किसान प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रण दिया गया है। किसको? राजकुमार शुक्ल को कि आप भी लखनऊ आ जाइए। जब ये भी लखनऊ जाने के लिए चर्चा हुआ तब ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ ये लखनऊ पहुंचते हैं। कौन? राजकुमार शुक्ल। दिसंबर 1916 में पहली बार बड़े बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके प्रमुख सहयोगी के रूप में ब्रजकिशोर प्रसाद इनके साथ हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद चंपारण की इस तमाम घटना से बहुत वाकिफ थे। तब जो है कि बार बार राजकुमार शुक्ल कहते थे कि मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलाइए जिसके माध्यम से हम कांग्रेस की इस अधिवेशन में बड़े मंच पर इस मुद्दा को रख सकें कि चंपारण जो है कि ये चंपारण में नील के किसानों की जो समस्या है वो हल हो सके। ब्रजकिशोर प्रसाद पहली बार मिलाते हैं बाल गंगाधर तिलक से। किसको? राजकुमार शुक्ल को। राजकुमार शुक्ल और बाल गंगाधर तिलक के बीच जब वार्तालाप होती है तब बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि देखो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक वापस आया है व्यक्ति जो पूरे भारत में घूम घूम करके सबकी समस्याओं को ही सुन रहा है और बड़ा अच्छा भी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, बहुत डेडिकेटेड है। हम चाहते हैं कि तुम, क्योंकि मेरे ऊपर केस चल रहा है, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर केस चल रहा था उस समय, मेरे ऊपर केस चल रहा है, हम जेल भी जा सकते हैं या बहुत ज्यादा मदद नहीं भी कर सकते हैं। तब जो है कि बाल गंगाधर तिलक के कहने पर गांधी जी पहली बार मिलते हैं। किससे? राजकुमार शुक्ल पहली बार मिलते हैं। किससे? गांधी जी से। गांधी जी के सामने समस्या सुनाते हैं। गांधी जी उनको झिड़क कर घुड़क कर भेजते हैं, भागो यहां से। कैसा कैसा समस्या लेकर आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कल क्या हुआ। हेडिंग दे दीजिए, चंपारण में गांधी जी का आगमन।